सुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है। क्या मैं पत्थर हूँ जो कदमों में सदा रखा है। मैंने रखा है फकत अपनी मोहब्बत का भरा, वरना हर जाए तेरे प्यार में क्या रखा है। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा। बेवफाई का गिला लब पे नहीं लाऊंगा। तू मुकद्दर में नहीं खुद को ये समझाऊंगा। हाले दिल सुनने की शायद तुझे फुर्सत ही नहीं। तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। ला 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 ला, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत मौसीकी के साथ हमने अपने शो का आगाज़ किया। एंड ऑफ कोर्स एहसन अब्बास, बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब क्या कहने, मूड ही आपने कुछ और कर दिया सुबह का। अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने वैसे मोहब्बत की बात की तो जी चाह रहा है कि मोहब्बत पे ही आज बात करें, लेकिन सिर्फ उस मोहब्बत की नहीं जो मर्द और औरत के बीच में होती है, रोमांटिक नहीं, लेकिन जनरली इंसानियत से जो हमें मोहब्बत करनी चाहिए।
ज़रा इस पे आज हम थोड़ी सी बात करते हैं शो की शुरुआत में। जरूर जी। और ऑफ कोर्स आपके साथ बहुत ही प्यारे से हमारे क्रिस्टोफर भाई ऑन द गिटार, देन वी हैव कीबोर्ड पे वकार अली, वी हैव ढोलक पे राहील, एंड बड़े अरसे बाद मोहसिन भाई ने अपनी एंट्री मारी है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। जी व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे हैं आज मोहब्बत की। व्यूअर्स, जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं मोहब्बत, प्यार, इश्क, ओ लड़का लड़की का रोमांस या वो जो एक रोमांटिक एलिमेंट होता है। लेकिन एक मोहब्बत वो भी तो होती है जो इंसान दूसरे इंसान से करता है, जो इंसानियत से आपकी मोहब्बत होती है। कल मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की जिसको देख के मुझे बड़ा दुख भी हुआ और मैं सोच में भी पड़ गई कि भाई क्या हम एज ए नेशन बहुत बेहिस हो गए हैं। कल हम मजाक कर रहे थे शो के ऊपर बेहिसी के बारे में, मतलब मजाक इस लिहाज से कि मतलब मैंने पूछा फ़िज़ा से कि आप अपने हस्बैंड को क्या ताना देती हैं, तो कहती है मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं सॉरी उनको नहीं, हमारा जो दूसरा कपल था मरहूम अहमद बिलाल, तो बिलाल की वाइफ ने कहा कि मैं इनको कहती हूँ तुम बड़े बेहिस इंसान हो। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हाँ उसने ये कहा होगा कि मैं बेहिस हूँ। तो ये जो एक टर्म है कि हमारे अंदर एक वो जो कहते हैं ना कि सेंसिबिलिटी ख़त्म हो गई है, इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्यों हमारे अंदर सेंसिबिलिटी व्यूअर्स ख़त्म हो गई है, क्यों हम भूल गए हैं कि इंसानियत का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सोचें, फ़िक्र करें। कल हुआ ये जिस पे मैं सोचने पे मजबूर हो गई। कल मैं जा रही थी किसी के घर उनको मुबारक देने के लिए, तो उनके घर में ढोलक थी, ज़रा लाहौर में ज़रा अंदरून शहर टाइप साइड के अंदर था। खैर हम जा रहे थे, तो रास्ते में मैं जा रही थी तो रोड पे वैसे ही आपको नज़र पड़ती है इधर उधर। यूजुअली तो मैं फ़ोन पे होती हूँ या कोई काम की चीज़ होती है, ड्राइवर गाड़ी चला रहे होते हैं भाई जो है, तो मैं इधर उधर देख रही थी। तो मैंने देखा कि यार कितना ज़्यादा रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, मतलब लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, गंद फेंका हुआ है, लोग सफाई का ख्याल ही नहीं रखते। अच्छा, उसी कूड़े के अंदर मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो इस तरह करके चीज़ें फरोल रहा है। तो मैंने एकदम से ड्राइवर को कहा कि रोको गाड़ी। मैंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? कहते खाने को कुछ ढूंढ रहा हूँ। बच्चे को पैसे दिए, वो पैसे लेके भाग गया। अच्छा ये बात हुई। मैंने सोचा यार ये बच्चा है रोड पे कूड़ा ढूंढ रहा है, इतने लोग आसपास से जा रहे हैं, कोई इसको खाने के लिए नहीं कुछ दे सकता था? कितनी ज़्यादती है। ये हुआ एक इस चीज़ पे मैं अपसेट थी। फिर जिनके घर ढोलकी या मतलब गेट टुगेदर का तमाम था, शादी से पहले के जो होते हैं सिचुएशन, वहाँ पे मैं एंटर हो रही थी तो दो चार मतलब गली से चलती हुई जा रही थी तो राइट पे मैंने एक घर देखा। वहाँ पे ना एक खातून जो है वो बिल्कुल ही ना साइड पे ज़मीन पे ही बैठी हुई थी अपने सहन के अंदर। तो मैंने अंदर देखा तो मैं चलती हुई अंदर गई। खैर मैं अंदर जाके वहाँ पे बैठ के मैंने कहा ये 2-3 घर साइड पे जो है खातून बैठी हुई थी। कहती हैं हाँ जी उनके शोहर की डेथ हो गई है और जो बच्चे हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, तो बड़े बुरे हालात हैं उनके। अब मेरे जहन में ये बात हुई कि यहाँ पे आपने ढोलकी रखी हुई है, खाने पीने का आपने इंतज़ाम किया हुआ है, इतनी आपने हल्ला गुल्ला रखा है, और ये खातून जो आपसे 3 घर दूर बैठी हुई है, हमसायों के भी तो आखिर व्यूअर्स हकूक़ है ना, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि और हमारा मज़हब कहता है, इस्लाम बार बार कहता है कि हमसायों के हकूक़ को नहीं भूलना। तो वो मतलब 3 घर दूर एक खातून जो हैं उनके घर में ऑब्वियसली खाने पीने का कोई सीन नहीं है, वो ऑब्वियसली डिप्रेशन का शिकार हैं, बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं, शोहर दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो यानी कि वो अकेली हैं। तो यहाँ पे अगर हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कोई उनको जाके लेके नहीं आ सकता था कि आंटी जी आप आ जाएं, आए हमारे साथ बैठ जाएं, आप भी हमारी खुशी में शामिल हो जाएं। बात सिर्फ खाने पीने और पैसे की नहीं होती व्यूअर्स, सुख दुख में भी तो एक दूसरे का साथ देना ना। सुख में सारे खड़े होते हैं कि आओ गेट टुगेदर करें, पार्टी करें, इंजॉय करें। दुख में किधर जाते हैं सारे? सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि किसी के घर में अगर खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए या डेथ हो जाए तो आप जाके वहाँ पे वो जो 3 दिन के अफसोस का मामला होता है जाए, केयर करें और आ जाएं। उसके बाद जिस डिप्रेशन से और कर्ब से और एक दुख से एक इंसान गुजर रहा होता है, क्या उस वक्त उसके ऊपर नज़र रखनी है, उसका ख्याल रखना हमारा फ़राइज़ का हिस्सा नहीं बनता? तो कल बस यही कुछ 2-3, शायद कल ज़्यादा मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, शायद मैं इतना मसरूफ़ नहीं थी, बट ये 2-3 चीज़ें नोट करके मुझे एकदम सा ख्याल आया कि जी मोहब्बत रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं, हमें मोहब्बत इंसानियत से करनी चाहिए। जानवर जो रोड पे भूखे घूम रहे होते हैं उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको मारने के बजाय उनको उठा के अडॉप्ट कर लेना चाहिए, पौधों को पानी डालना चाहिए। ये सारे काम हमें करने चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा व्यूअर्स? अशरफुल मखलूकात होने का फिर फ़ायदा क्या?
खैर, इस बहुत ही सीरियस नोट पे ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रॉमिस थोड़ी सी लाइट बातों की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे मैंने तो जो बातें की वो तो इधर उधर की फजूल सी बातें थी ब्रेक से पहले। एक्चुअली मोहब्बत के टॉपिक पे हमें गाइड करने के लिए, बताने के लिए क्या, हमें गाइड करने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है पोइट्री से, बहुत सी पोइट्री लिखी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो लिटरली दिल को उस लेवल पे छू जाती हैं कि आप बार बार उनको पढ़ते हैं तो बार बार उनकी सिग्निफिकेंस फ़र्क तरीके से होती हैं। आफ्टर ऑल एक ग्रेट पोइट या किसी ग्रेट शायर की यही तो इंडिकेशन होती है कि जब भी आप उनका लिखा हुआ कुछ पढ़ें तो वो एक फ़र्क किस्म का मीनिंग आपके लिए रखे और हर बार आपको लगे कि जैसे आपको एक आमद हो रही है कि नहीं, इनका मतलब तो ये था। एक बहुत ही डीप और बहुत ही ब्रिलियंट शायर आज हमारे साथ हैं व्यूअर्स। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज के ओल्ड रावियन हैं और ये इन इटसेल्फ एक बड़ा ऑनर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑनर्स की और अवार्ड्स की तो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जाता है। क्रॉस द बॉर्डर आपके काम को बहुत रिकग्निशन दी गई है। आपको आपकी खिदमात के इवज़ अगर नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो तमग़ाए इम्तियाज़ से नवाजा गया है। उसके अलावा भी बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको अवार्ड्स दिए गए हैं और इस वक्त आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरे जैसे नालायक लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बहुत ही ब्रिलियंट अब्बास दाबिश साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी तारीफ़ में समझ नहीं आती ना कि इंसान क्या कहे, क्योंकि आपने एज अ प्रोफेसर भी जी इतने बच्चों को सिखाया, गाइड किया, टीच किया। उसके साथ साथ आपका जो एक एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट कॉलेज का वो इन इटसेल्फ एक दास्तान है। और आपकी कंट्रीब्यूशंस पोइट्री को और फिर उर्दू लिटरेचर के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं, बता दूं सर आपकी इजाज़त हो? जी जी बिस्मिल्लाह। आप एक उर्दू की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे जैसे लोग जो बहुत ही नालायक हैं, जो उर्दू भी रोमन में पढ़ते हैं क्योंकि बचपन में नहीं तवज्जो दी गई, मतलब अंग्रेज़ी पे फोकस था, चाहे उसको कॉम्प्लेक्स कह दें, जो भी कह दें, बचपन में फाउंडेशन नहीं स्ट्रॉन्ग की। मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको शौक़ है, जिन्होंने अंग्रेज़ी लिटरेचर तो बहुत पढ़ा है लेकिन उर्दू लिटरेचर पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि ढूंढा नहीं जाता, फिर ट्रांसलेशंस नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही एक तोहफ़ा आप तैयार कर रहे हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम जो मोहब्बत पे बात कर रहे हैं, क्या मोहब्बत सिर्फ मर्द और औरत के बीच में ही होती है या रोमांटिक ही होती है? पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ए प्लस का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके। आपका शो मैं देखता रहता हूँ और जब मुझे बुलाया गया तो एक ये भी इसमें अट्रैक्शन थी कि आज मैं जुगन से गुफ्तगू करूँगा। सर बहुत अच्छा लगा। देखिए, बात यह है कि मोहब्बत जो है ये इंसान के ख़मीर में है और हम लोग जो हैं अपने आप को पहचानते नहीं। जो शख्स अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है वो मोहब्बत करना शुरू कर देता है। देखिए, एक चीज़ होती है नेचर, कि हमारी एक फ़ितरत है। फ़ितरत में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मुझे सबसे पहले बड़ा गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि अगर हवा भी छू के गई है तो जी चाहता था कि मैं इसे पकड़ के मारूं, इतना गुस्सा आता था। अच्छा। फिर हुआ क्या कि हज़रत सुल्तान बाहू का एक मिसरा मैंने कहीं से पढ़ा। ये बात है 1977 की, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो वो मिसरा क्या था कि ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी आपे उड़न हारे हो। अच्छा, अब इसका मफ़हूम मुझे नहीं मालूम था। मुझे ऐसे मैंने समझा कि हम ताली बजा के परिंदों को इरिटेट करते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे भी लगता था कि लोग जो हैं वो मुझे इरिटेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तो उनके इरिटेट करने से पहले ही मैं परिंदों की तरह साइड पे हो जाऊं।
तो मैं ये पढ़ता रहा और मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। ये तो बुद्धा की भी शॉर्ट प्रोसेस थी कि जी। दुनिया से तंग आके वो अलहदा ही हो गए और फिर नहीं, इतना मैं अलहदा नहीं हुआ ना, इसमें अलहदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि गुस्सा ख़त्म करना जो है वो भी दरअसल दुनिया के करीब होना है। मैंने ये किया दुनिया के करीब होने के लिए, दुनिया से मोहब्बत करने के लिए, ठीक है। तो बात यह है कि मोहब्बत जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अग्रीड। अच्छा, इसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत का वहम होता है। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। वहम जो होता है वो भी उतना स्ट्रांग होता है जितनी मोहब्बत स्ट्रांग होती है। मसलन मुझे वहम हो गया कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, ठीक, कुछ दिन बाद ब्रेकअप हो गया, ठीक, उसके बाद हम लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे से मुराद ये है कि एक जनरल आदमी सर अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, वरना मसाइल पड़ सकते थे। नहीं, मैं ज़ाहिर है ये कि आम आदमी को एक उसका मतलब एक ब्रेकअप हो जाता है तो नाराज़ हो जाते हैं दोनों, उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसने एक नई मोहब्बत शुरू कर ली है, फिर कि तू नहीं और सही और से नहीं और सही, बस चलता रहता है सिलसिला। जो लोगों का एक फ़लसफ़ा होता है ना कि एक ज़िंदगी में कई मोहब्बतें हो सकती हैं, मैं समझता हूँ कि नहीं होता ऐसा। सर ये अब बहुत ज़्यादा कहा जाता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटी थी तो यही बात होती थी कि मोहब्बत, प्यार, इश्क वो एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद सिर्फ इंसान अपने दिल को बहला रहा होता है अगर वो वर्कआउट ना करे। अब जस्टिफाई करने के लिए अपने चक्रों को लोग कहते हैं कि मोहब्बत बार बार होती है। वो एक्चुअली वहम होता है, वहम होता है, और वहम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का वहम है। मुझे जब भी कोई आ कहता है जी मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं उसे पहला सवाल करता हूँ कि तुम्हें मोहब्बत हुई है, मोहब्बत का वहम हुआ है? ये बड़ा अच्छा सवाल है सर। हाँ, मैं ये 2-3 लोगों को अभी ब्रेक में फ़ोन करके पूछूंगी। नहीं, पूछिएगा पूछिएगा। अच्छा, इसका पता जो है ना वक्त गुजरने के साथ होता है। बेशक। हमें किसी से मोहब्बत है, हमने दावा कर लिया कि बड़ी मोहब्बत है, ठीक है, मर मिटने के बाद बिल्कुल खुदकुशी कर लेते हैं लोग जी, और उसके बाद क्या होता है? अच्छा, इसी वहम में ही मोहब्बत भी होती है। अगर आप थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, 2 साल 4 साल 5 साल, लंबा एक स्पैन गुजर जाता है, उसके बाद भी अगर कोई आपके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब वो मोहब्बत है। ये नहीं है कि एक लम्हे में हम जो है वो बस मारने मरने पे अगर ये मिला तो यूँ होगा, नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सब वक्ती चीज़। सर कुछ इससे रिलेटेड सुनाएंगे हमें, कुछ अपना लिखा हुआ? एक गज़ल मैं आपको सुना देता हूँ। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। वाह क्या बात है। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। वाह। तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, तुझे तो चाहिए है और ऐसा चाहिए है, जो तुझसे इश्क करे और मुब्तला न लगे, जो तुझसे इश्क करे और मुब्तला न लगे। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। क्या बात है। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हज़ार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, हज़ार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। क्या बात है। ये मुझे याद आ गया। सर एक दफ़ा आखिरी लाइन फिर से बोले। हज़ार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। क्या बात है, क्या बात है। और यही तो बात है सर, आजकल के ज़माने में, शुरू में भी यही कहा, लोग बेहिस हो गए हैं। अच्छा, ये जो एक एलिमेंट है जो हमारे यूथ का,
जो मतलब ये जो जस्टिफाई करते हैं अपने सारे एक्शंस को कि मोहब्बत और प्यार और इश्क पे डाल के, थोड़ा सा मैंने इस पे भी बात करनी है कि क्या लोग कहते हैं कि इश्क हुआ था जवानी में, तो जवानी में तो आपको शऊर ही नहीं होता, तो फिर इश्क कैसे होता है? थोड़ा सा ये आप हमें एक्सप्लेन कीजिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, A+ के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि अब्बास ताबिश साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और वक्त ही वो एक तोहफ़ा है जो हम किसी को दे सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें तो आने जाने वाली हैं। वक्त भी खैर चला जाता है, लेकिन वो जब जाता है तो वापस नहीं आता। सर मैं कुछ थोड़ा सा बैक स्टोरी में आपकी जानना चाहूँगी। आपका इंटरेस्ट पोइट्री के अंदर, शायरी के अंदर, राइटिंग के अंदर किस पॉइंट पे पैदा हुआ? क्या आपको वो लम्हा याद है जब आपको हिट किया कि मैंने यही करना है? जी, मैं 9th में पढ़ता था, 1975 की बात है। क्लास 9 में? जी, तो हमारे एक टीचर थे, वो लेक्चरर हो गए, अच्छा। उनकी अलविदाई तकरीब थी, तो मुझे कहा गया कि कुछ कहो। मैंने सोचा कि मैं कुछ शेर लिखता हूँ, मैंने शेर लिख के पढ़े। अच्छा सर एक सेकंड, लेकिन आपको क्यों कहा गया? देखिए हर बच्चे को तो नहीं कहा गया होगा ना क्लास में कि तुम कुछ बोलो। मुझे बैतबाजी से दिलचस्पी थी। अच्छा ये बताएं ना। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ बिल्कुल शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो प्राइमरी क्लास में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में बैतबाजी का एक मुकाबला होता था। अच्छा। मेरे वालिद साहब को बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने मुझे उस ज़माने में बांगे दरा लेके दी हुई थी इकबाल की किताब, और उसमें से नर्सरी के लेवल पे इतनी फिफ्थ क्लास में? ठीक है। तो मुझे शेर समझ नहीं आते थे, लेकिन मैं बैतबाजी का जो असूल होता है कि शेर किस हर्फ पे ख़त्म हो रहा है उसी हर्फ से शुरू हो जी, तो वो मैं तैयारी करता था। तो मेरे अंदर जो है ना एक शायरी का शौक़ जो है वो डेवलप हो गया। फिर वालिद साहब को एक किताब थी सूरह यूसुफ की, पंजाबी में शायरी में तफसीर लिखी हुई थी। अच्छा। इतनी मोटी किताब थी, वो मुझे कहते थे सुनाओ, वो लालच देते थे कि आज तुम्हें टॉफ़ी लेके दूंगा, फ़लाँ चीज़ लेके दूंगा, तो मैं फिर रात को उन्हें वो सुनाता था, तो उससे भी मेरा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। सही। अच्छा, फिर जब मैं 9th क्लास में पहुंचा तो एक रात ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि यार ये आवाज़ किसी, हमारे शहर में तो या तो किसी मस्जिद से कोई मौलवी साहब तकरीर कर रहे होते हैं उसकी आवाज़ होती है, ये कोई डिफरेंट आवाज़ है। तो मैं उस आवाज़ के ताक़ुब में निकल पड़ा। तो घर से थोड़े से फासले पर एक बल्दिया का, एक टाउन कमेटी का एक बाग है, उसके लॉन में कुछ लोग जमा हैं, एक साहब कुछ पढ़ रहे हैं और बाकी लोग वाह वाह कर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि ये मुशायरा है, और इस जो शख्स सुना रहा है उसे शायर कहते हैं। मैं बैठा रहा, बड़ा हैरान होता रहा, वाह वाह देख के मैंने यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। घर गया तो मैंने भी शुरू कर दिया ये काम लिखना। अच्छा, मुझे वज़न और बहर जो असूल होते हैं शायरी के नहीं मालूम थे। सर वो जो 9th क्लास में आपने जो शेर लिखा था जी, वो याद है आपको? नहीं वो याद नहीं है, हाँ। क्योंकि उसकी, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, हमारे शायर होते हैं ना, उन्होंने कुछ चीज़ें घड़ी होती हैं कि ये मैंने पहला शेर कहा था, मुझे नहीं है याद, तो नहीं है। नहीं चलें ठीक है। नहीं बट सर आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। आपकी सबसे खूबसूरत बात आपकी शायरी की ये है कि आप बात सच्ची करते हैं। जो कहते हैं ना पते की बात करते हैं जो जाके ठा करके दिल में लगती है। कुछ इंसान थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है उसको पढ़ने के बाद कि यार ये बात तो सही कही है। अच्छा सर, कुछ पेश करेंगे हमारे व्यूअर्स को, कुछ अपनी शुरू की किसी चीज़ को? शुरू की चीज़ों में से कोई एक गज़ल में मुझे याद आ रही है, हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, क्या बात है। हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता, वाह। हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता।
हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। से तेरी अपना मैं खुदा देख रहा हूँ, नजरों से तेरी अपना मैं खुदा देख रहा हूँ। मसरूफ है किस रंग में, मसरूफ है किस रंग में, अदा देख रहा हूँ। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं हमदर्द के किचन में, जहाँ पे हमारी
बहुत ही प्यारी सी और हमदर्द सी शेफ हुमा किरवानी है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। बताओ कि आज हमने कितना खूबसूरत एटमॉस्फेयर सेट किया हुआ है अपने शो के अंदर। एक मौसम के मुताबिक कुछ रोमांटिक बातें भी हो रही हैं एंड ऑफ कोर्स हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक ग्रेट लिविंग लेजेंड को, बेशक बास ताबिश साहब को। चलो मुझे जल्दी से बताओ किचन में क्या सिचुएशन है ताकि मैं भागूं वापस वहां पे। अच्छा जी, आज मैं बीफ के साथ बीफ और हनी के साथ बेसिकली बीफ बना रही हूँ। क्रिस्पी बीफ बन रहा है जी, और साथ में जो है फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। लेकिन फ्रेंच टोस्ट बन किसके साथ रहे हैं जी? रूह अफ़ज़ा के साथ। तो ये दो रेसिपीज हैं आज की। अभी बनाना शुरू करते हैं। मैंने गार्लिक जो है वो ब्राउन करना स्टार्ट कर दिया है। बीफ जो है मैंने कॉर्नफ्लोर, अंडा, सॉल्ट लगा के उसको फ्राई कर लिया। अच्छा, गार्लिक आपका हो गया ब्राउन। इसमें क्या डालना है? इसमें थोड़ा सा पानी अगर ऐड कर लें हम, जो कि थोड़ा सा वाटर, बिल्कुल जरा सा। उसके बाद ये चिली पेस्ट है वो ऐड करेंगे हम। ठीक है। आप लोग हमेशा सोचते हैं ना सिजलिंग कैसे बनती है। लो जी, ताड़ी सिजलिंग हो गई। थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस जाएगी। बहुत ज्यादा फेवरेट हमदर्द की हनी कब जाएगी, क्योंकि आपको पता है व्यूअर्स, शहद बहुत ही अमेजिंग आप सबकी सेहत के लिए एक ऐसी चीज़ है। अल्लाह ताला ने एक इतनी नेचुरल और अमेजिंग सी चीज़ क्रिएट की है और हमदर्द ने इसको पैकेज कर दिया है आपके लिए। 100% खालिस हनी हमदर्द का ज़रूर आपने ट्राई भी करना है। डालूं? बिल्कुल, मैंने सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस ऐड किए, उसके साथ हनी आप ऐड करें, मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। ये ले जी, हमदर्द का हमने हनी डाल दिया। अच्छा, ये जो क्रिस्पी बीफ है ना, ये सबका ही फेवरेट है। हर बंदा जो है बड़े शौक से खाता है। आप एग फ्राइड राइस, नूडल्स किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आज जो है इसको मैकरोनी किसी पास्ता के साथ कर सकते हैं आप सर्व। लेकिन उसको आपने किसी सॉस में बहुत ज़्यादा टॉस नहीं करना, सिर्फ लाइट सी उसको सीजनिंग कर लेनी है। बीफ जो है वो अब जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर कर लेंगे टॉस। हनी इसमें मैंने थोड़ा सा और मैं डालना चाहूँगी हमदर्द का हनी। लाइक आई सेड, इट्स 100% नेचुरल। और इस अमेजिंग पैकेजिंग में मैं तो बताऊं, रमज़ान भी आने वाला है, जहाँ पे आपने रूह अफ़ज़ा ज़रूर लेना है हमदर्द का। वो तो आपको पता है कि इम्पॉसिबल है कि रमज़ानुल मुबारक हो या साल कोई भी दिन हो, साल का कोई भी दिन हो और रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल ना हो, तो वहाँ पे आपने हमदर्द का प्रीमियम एप्पल साइडर विनेगर ये जो है ये ज़रूर लेके आना है घर। और आपने हमदर्द का हनी भी साथ लेके आना है और उसके साथ साथ आपने रूह अफ़ज़ा ज़रूर लेके आना है। ये ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी लिटरली किचन कैबिनेट को कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल। उसके साथ जो है, जो हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ, 2 अंडे मैंने लिए थे जुगन, उसको अच्छे से बीट कर लिया है। उसके बाद शुगर आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। इसको मैं भी क्या बिल्कुल जी, ये सॉस जो है थोड़ी थिक हो गई। अब इसमें हम टॉस कर लेंगे बीफ को डाल के टॉस कर लेंगे। ठीक है। और इससे ना एक वो क्रंची वाला एलिमेंट बीफ में आ जाएगा। वैसे भी आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था, तो ये तो हो गया हमारा। बीफ तो ऑलरेडी कुक्ड है। अच्छा, बस हमने ऊपर टॉस करना है और उसके बाद हम जो हमारी मैक्रोनी है उसके ऊपर इसको पोर कर देंगे। अच्छा, अच्छा ठीक है, सही। तो आपने डिश में इस तरह करके मैक्रोनी को निकाल लिया, या पास्ता या नूडल्स कुछ भी आप ले सकते हैं, और उसके साथ जो है इसको ऊपर से डाल दूं। बिल्कुल जी, ऊपर इसके, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका, ये देखें आपका बहुत ही अमेजिंग सा क्रिस्पी। इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़ी सी हरी प्याज से और सेसमी सीड्स के साथ। ये देखें, थोड़ा सा हमने सॉस इसमें इसलिए एक्स्ट्रा रखा था क्योंकि नूडल्स भी कवर हो जाए हमारी। ये देखें जी, ये जी हरी प्याज और थोड़ी सी जो है सफ़ेद तिल, वो हम गार्निश कर देंगे ऊपर। और ये इजी सी रेसिपी है हमारी। हनी बीफ जो है ड्राई, वो हमारा रेडी हो गया। अच्छा, ये हमने जो अंडे जो फेंटे हैं इनके अंदर हमने दूध डालना है। बिल्कुल, दूध और रूह अफ़ज़ा जाएगा। देखिए ना, दूध और रूह अफ़ज़ा की तो वैसे क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। ये हमने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया, यानी कि आपको फिर शुगर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि 100% खालिस सरकियात के साथ तैयार किया जाता है रूह अफ़ज़ा। और ये देखें ना कितना मज़े का इसकी रेड कलर आ गया है। तो जब बच्चे इसको ट्राई करेंगे तो एक डिफरेंट टेस्ट और रिफ्रेशिंग, और पूरा का पूरा आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया ना। स्पेशली रमज़ान में सहरी के लिए भी ये रेसिपी आप बना सकते हैं। और डिज़र्ट के तौर पे कितनी अमेजिंग चीज़ है भाई। अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है कुछ मीठा खाने का, डिज़र्ट आपको चाहिए, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है आपके पास, राइट। अब हम इसको जो ब्रेड है रेगुलर लेके इसको इसके अंदर
थोड़ा सा डिप कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई। देखिए ना कितना प्यारा सा इसका रेड सा कलर आ रहा है। आपने इसको डिप कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा उसको सोक करने दिया, वो थोड़ा सा सोक हो गया तो आपने, और ये आपने देसी घी डाला है ना? बिल्कुल, बटर में बना लें, लेकिन मैं चूँकि हमारा जो है ट्रेडिशनल रूह अफ़ज़ा उसका अरोमा तो उसके साथ जो है बना रही हूँ इसको, इसलिए मैंने देसी घी इस्तेमाल किया। ये लीजिए जी, ये हमने अपने रूह अफ़ज़ा के फ्रेंच टोस्ट को पकने के लिए ऐसे रख दिया। अब ये देखिए ना क्या इट्स एन अमेजिंग। अब ये जैसे कि मैं आपको अभी ये दिखाती हूँ डिश, हमने ये भी कितनी आराम से तैयार कर दी और ये भी आपकी बातें करते करते हम आपके लिए डिशेस रेडी कर देते हैं, इसीलिए ताकि आप लोग जो हैं ये ना कहें कि जी हमारे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता। 15 मिनट के अंदर, और ये तो बच्चों के लंच बॉक्स में डालने के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है बाय द वे। परफेक्ट दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, रेगुलर में हम जिस तरह से डेली यूज़ कर रहे थे चिकन, तो आज मैंने कहा थोड़ा बीफ में भी हो जाए रेसिपी और चेंज हो जाए। और यही आप चिकन में भी बना सकते हैं और यही आप फिश में भी बना सकते हैं, प्रॉन्स भी आप इसके साथ बना सकते हैं, मीट आप चेंज कर सकते हैं, बस कुकिंग का टाइम फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा बाय द वे एक नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो फलों से और सब्जियों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है। सेब हो गया, किन्नू हो गया यानी कि ऑरेंज हो गया, अनार हो गया, मिंट हो गया जिसको हम पुदीना कहते हैं, खीरा हो गया, रोज़ पेटल्स हो गए, तो इन सब की कॉम्बिनेशन से ये बहुत ही अमेजिंग सा आपके लिए ड्रिंक तैयार होता है। और वैसे भी जिस तरह कल हमने फालूदा तैयार किया बहुत ही मज़े का, तो इसी तरह आप वेरियस डिफरेंट ड्रिंक्स भी तैयार कर सकते हैं हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से, और उसके साथ साथ आप डिज़र्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। और ये देखें आपका ब्रेकफास्ट तैयार किया जा रहा है इस वक्त। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अंडे का हलवा जो लोग बड़े शौक से खाते हैं और बनाते हैं, अंडे के हलवे में भी अगर आप रूह अफ़ज़ा को ऐड कर दें तो बहुत ही मज़े की एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। जी, फ्रेंच टोस्ट भी हमारा रेडी है। फ्रेंच टोस्ट हमारा रेडी हो गया। सो यू नो लॉट्स ऑफ वेरी ईजी ऑप्शंस टू क्रिएट यमी रेसिपीज़ फॉर यू। हमारी कोशिश यही होती है कि मॉर्निंग विद जुगन पे हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो ईजी टू मेक हैं, जो बड़े ही आराम से मतलब आप रेडी भी कर सकें, और उन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो खालिस हैं और बहुत ही मज़ेदार, और वैसे भी एक बड़ा नॉस्टैल्जिया भी जो कहते हैं ना एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है रूह अफ़ज़ा की बड़ी ज़्यादा हम लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि बचपन से पीते आ रहे हैं। मतलब एक 100 साल की एक हिस्ट्री है, 110 ईयर्स की, बल्कि 110 साल। सोचो यार 110 साल इंसान की है, वो इतने माशाल्लाह से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ में ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आसानी से आपकी रेसिपी जो है ना रेडी हो जाती है। और यू सी द पॉइंट इज़, मुझे जो मेरी जो फेवरेट चीज़ है रूह अफ़ज़ा की वो कलर है। मुझे याद है बचपन में मैं रिफ्यूज़ कर देती थी दूध पीना, लेकिन जब रूह अफ़ज़ा उसमें 2 कतरे भी डाल दिए जाते थे तो मैं इतनी खुश होती थी और इतनी एक्साइटेड होती थी। और ये देखिए ना बातचीत करते करते ही हम अपनी डिशेज़ और अपनी रेसिपीज़ को तैयार कर देते हैं आपके साथ सामने। बिकॉज पहले आप लोग कहते थे कि यार पता नहीं आप लोग बना के लेके आते हैं, पहले से क्या करते हैं। ऑन द स्पॉट हम आपके लिए चीज़ों को तैयार कर देते हैं। ये ले जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ और शेरो शायरी और गुफ्तगू के सिलसिले में हम वापस मुब्तला हो जाएंगे। तो मिलते हैं नन्ही मुन्नी सी ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हमारे साथ द ग्रेट बाज़ ताबिश साहब हैं। हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, पोइट्री की दुनिया में एक लिविंग लेजेंड। सर, आपसे ये जानना ज़रूरी है कि फिर पोइट्स तो जो शायर होते हैं वो अपनी लिखने पढ़ने में और इन चीज़ों में अपनी सोच में इतने मसरूफ़ होते हैं कि फिर पढ़ाने की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आपने भी पहले थोड़ा सा इस बात का टीज़र दिया था कि आपने अपने करियर को चार्ट आउट किया हुआ था, तो फिर वो इसीलिए किया मैंने कि पढ़ाना जो है और शायरी ये एक ही चीज़ है। अच्छा। हाँ, शायरी भी मोहब्बत का काम है और पढ़ाना भी मोहब्बत का काम है। मैंने पढ़ाने को कभी कोई बर्डन नहीं समझा, एक मोहब्बत का एक सिलसिला कि एक बच्चों को एक दिल से पढ़ाना है, खुलूस से पढ़ाना है। यही वजह है कि मैं अब दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को पता चलता है तो वो आ जाते हैं।
सब मुझे मोहब्बत मिलती है। असल में आप मोहब्बत किसी चीज़ को भी दें ना, वो मोहब्बत पलट के आती है। हम लोग समझते हैं कि किसी से को मोहब्बत दें तो वो थैंकलेस लोग होते हैं, एक हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मोहब्बत है तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। वो आप परिंदों को मोहब्बत दें, वो आप दरख्तों को दें, वो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, वो आप किसी से भी मोहब्बत करें। अच्छा सर, आपने माँ बाप की मोहब्बत, स्पेसिफिकली माँ की मोहब्बत से रिलेटेड भी एक बहुत ही खूबसूरत पीस लिखा, उस पर वो मैं चाहूँगी कि आप सुनाएं, लेकिन कुछ इस पर भी बात करेंगे। आपका अपने पेरेंट्स के साथ ताल्लुक़ कैसा था? देखिए, सबका अच्छा होता है, सबकी तो माँ अजीम होती है, बेशक बेशक, लेकिन जिससे भी पूछा जाए वो यही कहता है कि मेरी माँ जैसी माँ कोई नहीं है दुनिया में। सब यही कहते हैं, वो सब सच्चे होते हैं। मैं भी यही कहता हूँ, मेरी माँ जैसी माँ नहीं है दुनिया में, मेरे बाप जैसा बाप नहीं था दुनिया में। ठीक है, तो ये ऐसे रिश्ते हैं कि जो उनके जाने के बाद भी जो है, मैं समझता हूँ कि वो हमारे साथ होते हैं। लेकिन सर, आपने एक करियर तो एक ऐसा चूज़ किया ना। देखें, शेर व शायरी इंसान इसलिए नहीं करता कि उनको लगता है कि वो बड़े पैसे कमाएंगे। ये तो आप लिटरली अपनी रूह को फीड कर रहे होते हैं। तो जब आपने घर पे कहा कि मैं इस तरफ जाऊंगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनूंगा, तो फिर क्या रिस्पांस था घर से? सच्ची सच्ची बताना। ये लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि वालिद की डेथ हो गई 77 में। वालदा जो थी उन्होंने कहा कि शायर जो होते हैं ये बेकार होते हैं, और उन्होंने मुखालफत की मेरी शायरी की। ठीक है। लेकिन मेरे अंदर एक वो था सिलसिला, तो मैं रात को इंतज़ार में होता था कि माँ सो जाएं तो उठ के चांदनी में मैं कागज़ पे कुछ लिखूंगा। इधर मैं कागज़ कलम उठाता, उधर वो जाग जाती। तो एक दिन मैं घर आया तो हमारे घर बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था। तो माँ ने पूछा कि ये शायरी जो होती है इससे कोई पैसे वैसे भी मिलते हैं? मैंने कहा भाई ये तो कोई ब्रेक थ्रू होने लगा है। मैंने कहा माँ जी, इससे तो लोगों ने कोठियाँ कारें बना ली। कहती अगर अच्छा ऐसा है तो फिर तू शायरी किया कर, मैं तुझे दुआ देती हूँ। सुभान अल्लाह। तो वहाँ से मेरी माँ की दुआ शामिल हुई। और फिर वो वक्त था कि अगर मैं घर में कुछ लिख रहा हूँ, कोई मिलने आया तो उसे वो कहती नहीं, वो आराम कर रहा है, उसे नहीं मिलना, वो डिस्टर्ब नहीं करती। और माँ के बाद जो है यही सिलसिला जो है वो मेरी बेगम का है। मेरी शायरी जो है वो उसकी पूरी वो हिफाजत करती हैं। माशाल्लाह। कई दिन मैं अगर किताब ना पढूं, कुछ लिखूं ना, तो वो पूछती हैं कि बहुत दिन हो गए आपने कोई शेर नहीं लिखा। तो मेरी शायरी की पहली सामें भी वही होती हैं। वो मुझे बताती हैं कि ये शेर ठीक है, ये नहीं है। क्या बात है। तो ये एक चीज़ है, बस अल्लाह की तरफ से ये सारी चीज़ें बनती चली गई। यानी प्रोफेशन भी मेरा ऐसा था जो शायरी को सपोर्ट करता था, और शायरी मेरे प्रोफेशन को सपोर्ट करती थी। अच्छा, अम्मी के लिए जो आपने कुछ लिखा वो ज़रा हमें, हमारे व्यूअर्स। मैंने ये शेर लिखा था 1987 में, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था। तो मुझे वो दरख्त भी याद है जिसके नीचे ये शेर हुआ था कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। क्या बात है। तो शुरू में मैंने समझा कि ये तो मेरा ज़ाती सा एक एक्सपीरियंस है, लोगों से शेयर ना करूं। लेकिन 88 में एक मुशायरा हुआ जिसमें इशफाक साहब भी थे और भी बहुत लोग थे, बानो आपा भी थी। तो मैंने ये शेर पढ़ दिया, तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि शेर की वर्थ है। तो उस वक्त से अब तक मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने शेर को बहुत इज़्ज़त दी है, और इस शेर की वजह से मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती है। पूरी दुनिया में जाता हूँ, जहाँ भी गया हूँ वहाँ ये शेर पहले से पहुँचा होता है। तो ये सब माँ की दुआओं का और मोहब्बत का सदका है। सही। आपने बात की अपनी मिसेस की भी। देखें, जहाँ माँ बाप की वैल्यू है वहाँ पे अगर एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो ज़िंदगी संवर भी सकती है, और बुरा मिले तो बिगड़ भी सकती है। असल में जुगन बात यह है कि हम ज़िंदगी के आगाज़ पे हमारी नज़र होती है। कोई बंदा अंजाम से पहले अंजाम नहीं सोचता। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में आखिर में जो बच जाता है वो सिर्फ जीवन साथी होता है। बेगम होती है, वो शौहर होता है, यही आखिर में बच जाता है और कुछ नहीं बचता। तो इनसे ही मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन शौहर के या बीवी के इंतखाब करते हुए
लोग सोचते नहीं हैं इतना। आपने जैसे कि बिल्कुल शुरू में बात की ना कि उस वहम में ही मुब्तला रहते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं जो चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छे जीवन साथी को सिलेक्ट करने में किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? सर, आपका तो एक लाइफ एक्सपीरियंस है और फिर आपका दुनिया का एक्सपीरियंस है कि ये जो मोहब्बत कर रहा है उसमें वो शादी करना चाहता है, ज़ाहिर है उसमें जज्बातियत शामिल है, उस पर वो सोच नहीं सकता। हम लोग जो हैं बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि हमारी सोसाइटी में इस फैसले में बड़ों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते वो सारी जो बात के नताइज होते हैं उनको अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत की सारी शादियाँ नाकाम होती हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि फैमिली के अंदर एक मामला ख़राब होता है और फिर मियाँ बीवी वालिदैन सब सफ़र। तो अगर थोड़ा सा सोच लिया जाए, छोटा सा वाक़या अगर आप जी टाइम हो तो मैं आपको बताऊँ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैं पढ़ता था, तो हमारे एक जूनियर फर्स्ट ईयर का बल्कि सेकंड ईयर का एक बच्चा था, उससे मोहब्बत हो गई। उसने अपने वालिदैन को कहा कि मेरी फ़ौरन मंगनी करें और निकाह करें। उसके वालिद साहब हमारे वालिद के दोस्त थे, वो मेरे पास आए, कहने लगे कि तुम पढ़ते हो, इसे समझाओ। अच्छा, उस ज़माने में भी मेरे जहन में ये बात थी, कहीं मेरे वालिद ने या वालदा ने डाली हुई थी कि जो फ़ैसला फ़ौरन ना हो सके या आपका दिल कर रहा हो कि फ़ौरन करें, उसे डिले कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि अपने बच्चे को कहें कि ठीक है शादी यहीं होगी, तुम 1 साल रुक जाओ। चूँकि वो साल का वक्फा जो था वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। यही तो बात है सर, बड़ी ही आपने प्यारी बात की और इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे कि देखें, बल्कि ये तो अब नफ्सियात के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको चीज़ें ख़रीदने की, शॉपिंग का भी बड़ा शौक़ है, तो जैसे ही आपका जी चाहे कि यही चीज़ मैंने लेनी है, थोड़ा सा 1 दिन का गैप ले लें, स्पेशली जब किसी महंगी चीज़ को लेना है। 1 दिन रुक जाएं, आप देखेंगे आपके माइंड में वही सारे सवाल और क्वेश्चंस आ जाएंगे जो उसके अंदर चीज़ें नेगेटिव होंगी। और अगर वो फैसला आपके लिए सही होगा तो 1 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद भी आप वापस उसी डिसीजन की तरफ जाएंगे। टाइम, वक्त। अच्छा, वक्त की अहमियत पे हम ब्रेक के बाद में बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लिविंग लेजेंड अब्बास ताबिश साहब हमारे साथ हैं, और मुस्कुराहट की जब बात आती है तो फिर कैसे हम भूल सकते हैं कोलगेट स्पार्कल को। कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल फ्लोराइड है, लौंग है और पर्ल पाउडर है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये हर एतबार से इसको एक मुकम्मल टूथपेस्ट बना देता है। फ्लोराइड दांतों को मजबूती फराहम करता है और इन्हें कीड़ा लगने से यानी कि कैरीज या कैविटीज़ से बचा देता है, महफूज कर देता है। लौंग जो है वो दांतों की तकलीफ़ में और दांतों के दर्द में आराम देता है और आपकी सांसों को भी महका देता है। एंड पर्ल पाउडर दांतों को चमका के वाइट कर देता है और सफ़ेद कर देता है। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बल्कि व्हाट्सएप कर सकते हैं 0320946352 पे, और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कोई पिक्चर या कोई इमेज कोलगेट स्पार्कल के साथ। अभी तक तो सब बच्चों की तस्वीरें भेज रहे हैं, बट बच्चे बड़े सब ही कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करें और हमें साथ तस्वीर भेजें, और हो सकता है कि आपको कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये अमेजिंग सा जो गिफ्ट हैम्पर है वो मिल जाए। सो 0320946352 पे आपने भेजना है और देखना है कि अगर आप जीते या ना, कि जीतते हैं आप हैम्पर के नहीं, क्योंकि हम जो टॉप पिक्चर्स होती हैं वो शेयर करते हैं ऑन एयर जुम्मे के रोज़ यानी कि फ्राइडे को। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। एक, आपने अपने टूथब्रश को हर 3 महीने के बाद तब्दील करना है। दूसरा, आपने दांतों को सुबह और रात को तो ज़रूर ब्रश करना है, और अगर कोई बहुत स्टिकी या कोई इस किस्म की दांतों को स्टेन करने वाली चीज़ खाएं तो फिर भी आपने अपने दांतों को 3 दफ़ा भी ब्रश कर लेना है। एंड फाइनली जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि साल में कितनी दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए।
हर 6 महीने के बाद एक दफ़ा दांतों के डॉक्टर से यानी कि डेंटिस्ट से रुजू करना चाहिए। दांतों का रोज़ाना ख्याल रखें, उन्हें उनका बीमारी पैदा होने वाले से पहले ही जो इलाज वगैरह है वो करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोलगेट स्पार्कल का इंतखाब करें। आइए व्यूअर्स, चलते हैं एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग के पास, एक ऐसी पर्सनालिटी के पास जो बहुत ही रिनाउंड शायर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ एक प्रोफेसर हैं और एक बेहतरीन इंसान। जी सर, आपने वादा किया था ब्रेक में कि हमारे व्यूअर्स को एक गिफ्ट करेंगे गज़ल। चलें, गज़ल मैं पेश कर देता हूँ। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन सब मोहब्बत करने वालों को ट्रिब्यूट। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं ना, सोची पे आते बंदा गया। अब एक डीप थॉट में इंसान चला जाता है आपकी इस बात के बाद। सर, वक्त की अहमियत पे क्या कहेंगे आप? असल में दो तरीके हैं। कुछ लोगों को वक्त की अहमियत का पहले अंदाज़ा होता है, और ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो वक्त से पहले प्लानिंग करते हैं, उसकी अहमियत को पहचान लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वक्त गुजरने के बाद सोचते हैं, वो एक मलाल, नदामत और अफसोस का मकाम होता है। मैं इसकी मिसाल बच्चों को ये दिया करता था। मैंने कहा, बेटा अगर आपने गाड़ी लेनी है, दो तरीके हैं, या थोड़ी सी रकम जमा करके बैंक को दे दो और उसकी किस्तें ज़िंदगी भर अदा करते रहो। दूसरा तरीका यह है कि आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करो और नेट पे गाड़ी लो और पूरी ज़िंदगी ऐश करो। दूसरे के पैसे पे ऐश करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। क्या बात है। तो अपना जो है, मैं समझता हूँ कि मेहनत जो होती है ये वक्त को बाबरकत बना देती है। बेशक। फारिग आदमी जितना थका हुआ होता है ना, मेहनत करने वाला उतना थका हुआ नहीं। फारिग आदमी इतनी गहरी नींद नहीं सोता जितना मेहनत करने वाला गहरी नींद सोता। तो वक्त की हमें कदर करनी चाहिए। क्या खूबसूरत बात। क्योंकि वक्त में बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है। और अच्छा सर, ब्रेक की तरफ जाने से पहले कोई फरमाइश, कुछ ऐसा जो आप सुनना चाहते हो हमारे जो बहुत ही ब्रिलियंट। बस वो मैं सुनवा दीजिए, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। क्या बात है, क्या बात है। तो नुसरत साहब, ना 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 ना, ब्रेक के बाद, ये तो हम ब्रेक के बाद सुनेंगे। कुछ और भी एक दो काम है करने वाले, सुन ले। अच्छा सुन लेते हैं, चले जी, सर को डेडिकेट करते हैं हम।
चल बुले चल ओ थे चलिए जिथे होवन सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने मेरे दिल विचों उठ दिए हूँ माया मैनू याद आमदा सुन चलते दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा चलते दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा मेरे दिल विचों उठ दिए माया मैनू याद आमदा सुन चलते मिठी मिठी को वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स का अगर आप गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ एक वीडियो शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले ये तो बता दो कि एंड फ्रेंच है क्या। एंड फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो सारे गैर ज़रूरी यानी कि अनवांटेड हेयर को जेंटली यानी कि आराम से और इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देती है और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ छोड़ देती है 3 से 6 मिनट के अंदर। एंड फ्रेंच का बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही प्यारा सा रोज़ यानी कि गुलाब का फ्रेग्रेंस है और क्योंकि इसके फॉर्मूला में बेबी ऑयल और मॉइस्चराइज़र शामिल हैं तो आपकी स्किन को ये एक सैटिन सॉफ्टनेस जो है वो दे देती है, यानी कि आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको इंटैक्ट रखती है। होता यह है कि जब आप सैलून या पार्लर जाते हैं तो वैक्स और इस किस्म के जो तरीके होते हैं उससे स्किन से सारा जो मॉइस्चर है वो लीच आउट हो जाता है जब आप वैक्स करते हैं। तो उस वक्त तो आप पार्लर से ठीक निकलते हैं, फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद स्किन में रेडनेस आ जाती है, स्किन पैची हो जाती है, ड्राइनेस के पैचेस पड़ जाते हैं। सो ये एंड फ्रेंच जो तरीका है हेयर रिमूवल का मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका है, बिकॉज 3 से 6 मिनट, एक तो बहुत ही जल्दी, उसके अलावा पेन फ्री यानी कि कोई दर्द भी नहीं होती और आपकी स्किन उसके बाद सिल्की स्मूथ हो जाती है, यानी कि आपको मज़ीद कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देन रोज़ फ्रेगरेंस तो है ही बड़ी खूबसूरत। आइए वो वीडियो देखते हैं जिसकी तरह की वीडियो आपने हमारे साथ शेयर करनी है। फ्रेंच इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? सैलून हेलो एंड फ्रेंच।
जी हाँ, इसीलिए तो एन फ्रेंच का कहना है कि बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच, और हम भी यही कहते हैं। तो एन फ्रेंच का इस्तेमाल करें, जो लोशन और क्रीम फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, एंड द टिक्की पैक इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर योर यूज़। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और हमारे साथ 20 सेकंड तक की वीडियो शेयर कीजिएगा और आप जीत सकते हैं ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर 0320946352 पे। व्यूअर्स, हमारे बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया। एहसन बास, थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग आपने ट्रिब्यूट भी पेश किया। मोहसिन भाई, आप हमेशा किसी न किसी ज़रूरी एक्टिविटी में मुब्तला होते हैं, वो तो अपनी जगह ठीक है। एंड देन क्रिस्टोफर एंड वकार एंड राहील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटिफुल ट्रिब्यूट। कोई भी ज़रूरी काम होता है ना सर, हम इसको ज़रूर तंग करते हैं, एहसन को, और उसके अलावा हमारे प्यारे से शेरी को। जी सर, आजकल क्या मसरूफियात हैं? अभी हमारे लाइव शो के दौरान ही लोग मैसेज कर रहे थे, उनसे पूछिए कि बाहर का कब टूर होगा, क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल? बाहर के टूर्स हो रहे हैं। अभी मैं 4 मार्च को जा रहा हूँ बहरीन में, इंशाल्लाह। फिर 17 मार्च को दुबई में मुशायरा है, ठीक है। फिर जून में अमेरिका का एक टूर है, तो चलते रहते हैं। वैसे मैं एक इश्क आबाद के नाम से एक उर्दू लिटरेचर की पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर काम हो रहा है, एक टीम सर बनाई है मैंने। उसका कॉन्सेप्ट ज़रा शेयर करेंगे हमारे साथ प्लीज़, क्योंकि देखिए उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि लिटरेचर जो है, खुसूसन शायरी और हमारा अफसाना, फिक्शन, ये सारी चीज़ें, वो कोई ऐसी वेबसाइट पाकिस्तान में है नहीं। है। और फिर लाहौर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया है। उस शहर में कोई ऐसा काम होना चाहिए। तो मेरा एक ड्रीम है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसमें मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत से हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं तो पढ़ उर्दू के साथ साथ मैंने रोमन भी उसमें ऐड किया कि यानी कोई गज़ल आपने पढ़नी है, उर्दू जो नहीं पढ़ सकता वो रोमन में पढ़े। और सर उसकी ट्रांसलेशन भी ज़रूर होनी चाहिए। सर इस पे भी सोचें थोड़ा। वो भी चीज़ें हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि जो लोगों को समझ आए। ईजिली अंडरस्टैंडेबल। इसी व्यूअर्स, हम लोग कोट करते हैं शेक्सपियर को, कीट्स को, येट्स को, वर्ड्सवर्थ को। हम इन लोगों को कोट करते रहते हैं। सॉरी, हमसे मुराद मेरे जैसे नालायक लोग। बात यह है कि भाई हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्यों बार बार लोगों को सुना रहे होते हैं? हम अपने जो शायर हैं, और देखें हम अल्लामा इकबाल, गालिब, इन लोगों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इनके बारे में सीखा होता है, पढ़ा होता है स्कूल वगैरह में। सो जो हमारे लेजेंड्स हैं, सर जैसे आप हैं, और भी बहुत से हमारे पोइट्स हैं और राइटर्स हैं, उनके बारे में भी तो इंसान के पास मार्जिन होनी चाहिए सीखने की। लेकिन वही है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज की जनरेशन ऑनलाइन है, सारी जनरेशन ऑनलाइन है। देखिए, बात यह है कि गालिब के पास वो वसाइल नहीं थे लोगों तक पहुंचने के लिए जितने आज की यूथ के पास हैं या हमारे पास है। ठीक है ना? अब सोशल मीडिया ने हमें इतना स्प्रेड कर दिया है कि कोई चीज़ जो है वो विद इन सेकेंड्स पूरी दुनिया के पास पहुंच जाती है। बिल्कुल। और हमें कोई शिकवा नहीं है, पहुंच रहे हैं हम, दुनिया सुन रही है और मोहब्बत दे रही है। तो ये ज़माना तो मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, बेशक। अच्छा सर, फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या तोहफा दे के शो को क्लोज करेंगे? मैं कुछ शेयर पेश कर देता लेकिन हूँ। उससे पहले सर, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर था आज आप हमारे शो बहुत पे आए, आपने वक्त शुक्रिया, निकाला। आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, प्लस का शुक्रिया। बहुत ड्यू था बड़े अरसे से आना यहाँ, तो मैं बिलाखिर आज हाजिर हो गया हूँ। जी, हमने मिन्नतें तरले की, फाइनली नहीं, सर नहीं, मान नहीं, के मैं नहीं, ऑनर कह रही हूँ ताकि अगली बार हम इनको कहें तो ये मिन्नतें तरले ना तरले नहीं करो। थी। अब आपने लाइव सर मुशायरा भी रखवाना है हमारे शो के ऊपर कुछ अरसे बाद व्यूअर्स, क्योंकि आप लोगों की इतनी पॉजिटिव व्यूअर्स फीडबैक आ रही है ऑनलाइन के, और सुनाएं और करें। तो सर कुछ हमारे साथ मिलके कुछ प्लान करेंगे अगले कुछ दिनों में, हम इस टाइप का भी कुछ एहतमाम जी ज़रूर। जी सर, ओवर टू यू। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। क्या बात है। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। क्या बात है। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है,
खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो सकता। और वैसे तो इश्क का होना ही बहुत मुश्किल है, वैसे तो इश्क का होना ही बहुत मुश्किल है, हो भी जाए तो लगातार नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या वैसे बात है। तो इश्क का होना ही बहुत मुश्किल है, हो भी जाए तो लगातार नहीं हो सकता। तू परिंदों से लदी शाख बना ले मुझको, तू परिंदों से लदी शाख बना ले मुझको, जिंदगी अपनी तरफ और झुका ले मुझको। क्या बात है। मानता हूँ कि मुझे इश्क नहीं है तुझसे, मानता हूँ कि मुझे इश्क नहीं है तुझसे, लेकिन इस वहम से अब कौन निकाले मुझको। क्या बात है। मानता हूँ कि मुझे इश्क नहीं है तुझसे, लेकिन इस वहम से अब कौन निकाले मुझको। तू समझता है तेरा हिज्र गवारा करके बैठ जाऊंगा मोहब्बत से किनारा करके, तू समझता है तेरा हिज्र गवारा करके बैठ जाऊंगा मोहब्बत से किनारा करके। खुदकुशी करने नहीं दी तेरी आंखों ने मुझे, खुदकुशी करने नहीं दी तेरी आंखों ने मुझे, लौट आया हूँ मैं दरिया का नज़ारा करके। क्या बात है। लौट आया हूँ मैं दरिया का नज़ारा करके। करना हो तर्के ताल्लुक तो कुछ ऐसे करना, करना हो तर्के ताल्लुक तो कुछ ऐसे करना, हमको तकलीफ न हो जिक्र तुम्हारा कर। वाह। हमको तकलीफ न हो जिक्र तुम्हारा करके, इसलिए उसको दिलाता हूँ मैं गुस्सा ताबिश, ताकि देखूं मैं उसे और भी प्यारा करके। इसलिए उसको दिलाता हूँ मैं गुस्सा ताबिश, ताकि देखूं मैं